औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास स्टूडेंट्स। हमने चैप्टर नंबर 18 स्टार्ट किया, जिसके कुछ टॉपिक्स हमने डिस्कस किए। उसके बाद आज हम डिस्कस करेंगे फिशन रिएक्शन और फ्यूजन रिएक्शन के बारे में। तो इससे पहले स्टूडेंट्स हमने छोटे से दो टॉपिक जो जस्ट डिफाइंस के तौर पे भी आप याद कर सकते हैं, या इसके अलावा उनकी अगर डिटेल की भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप उसको डिटेल से भी याद कर सकते हैं। ये एग्ज़ामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू के रेलेवेंट बातें हैं कि वो कौन सा क्वेश्चन एज ए लॉन्ग चूज़ करता है और कौन सा क्वेश्चन एज ए शॉर्ट चूज़ करता है। तो हम अगर उसको डिटेल के साथ याद कर लेंगे तो वो लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा। अगर हम उसके कुछ की पॉइंट्स या डेफिनेशंस वगैरह याद करेंगे तो वो शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें, जो टॉपिक हमने आज स्किप किए हैं छोटे से हैं दोनों। नंबर 1 है हाफ़ लाइफ, दूसरा उसमें क्या है कि रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट्स हैं उनके यूजेस क्या हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हम सिंपली बात करें हाफ़ लाइफ की, तो स्टूडेंट्स जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई होता है वो डिके होता रहता है। जितने टाइम के बाद उसकी हाफ क्वांटिटी डिके हो जाएगी वो उसकी हाफ़ लाइफ कहलाएगी। अब जितनी उसकी हाफ़ लाइफ होगी उतनी ही देर बाद वो मज़ीद डिके हो जाएगा। इस तरह स्टूडेंट्स, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहूँ, अगर किसी चीज़ की क्वांटिटी 100 है तो उसकी जो हाफ़ लाइफ और 30 मिनट है, तो वो 100 से 50 रह जाएगा 30 मिनट के बाद। अब मज़ीद जब 30 मिनट गुजरेंगे तो वो 50 से 25 रह जाएगा। अब मज़ीद जब 30 मिनट और गुजरेंगे तो वो 25 से 12.5 रह जाएगा। इस तरह से फिनोमेना यूज़ होता है हाफ़ लाइफ का। तो ये सिंपल आप याद कर सकते हैं हाफ़ लाइफ। नंबर 2 है मेडिकल ट्रीटमेंट्स के अंदर एक आती है, या यूज़र्स की बात कर लें तो उसमें कार्बन डेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, कार्बन डेटिंग बेसिकली ये चीज़ होती है कि अगर हम बात करते हैं कि किसी चीज़ की एज कितनी है, अगर कोई हमें डेड बॉडी मिलती है या कोई भी चीज़ है, स्केल्टन हमें मिलता है, सिंपली हम ये बात कर लेते हैं कि कोई भी स्केल्टन हमें मिल जाता है समंदर से, हम चेक कर सकते हैं कि ये कितनी देर की पड़ी हुई ये चीज़ है, या जो चीज़ जिसका ये स्केल्टन है वो उसकी एज कितनी थी। इसके अलावा अगर कोई डेड बॉडी है तो उसको भी हम बता सकते हैं कि इसकी डेथ हुए कितनी देर हो गई है। तो स्टूडेंट्स, इसका शॉर्ट सा एक व्यू मैं बताऊंगा आपको। मज़ीद आप इसको पेज नंबर 183 या 84 के ऊपर देख सकते हैं अपनी टेक्स्ट बुक के ऊपर, इसकी डिटेल लिखी गई है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से होता है कि जो कॉस्मिक रेज़ हैं, क्योंकि हमारे जो सन है इसके ओरिजिन से बहुत सारी इंफ्रारेड रेज़ निकल रही होती हैं, या हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जब स्पेक्ट्रम हमने उसकी बात की थी तो हमें पता चला था कि कितनी टाइप्स की जो रेज़ हैं वो हर वक्त हमारे सूरज से एग्ज़िट होती रहती हैं। तो स्टूडेंट्स, जब जो कॉस्मिक रेज़ होती हैं जब हमारे एटमॉस्फेयर से पास करती हैं तो वहाँ वो न्यूट्रॉन प्रोड्यूस करती हैं। तो जब वो न्यूट्रॉन्स नाइट्रोजन के साथ, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन काफ़ी मिकदार में होती है, जब वो न्यूट्रॉन्स नाइट्रोजन के साथ स्ट्राइक करते हैं तो हमें फिर कार्बन 14 यानी C14 और हाइड्रोजन मिलती है। तो स्टूडेंट्स, यही जो हमारे पास नाइट्रोजन होती है, जो हमारे पास कार्बन 14 और हाइड्रोजन होती है, तो स्टूडेंट्स इसमें नाइट्रोजन एटम, न्यूट्रॉन्स और हाइड्रोजन मिलके कार्बन 14 एटम जो हमारे एटमॉस्फेयर में जनरेट कर देते हैं, तो उसको ज़ाहिर सी बात है वहाँ ऑक्सीजन भी होती है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर। अब वही जो अब्ज़ॉर्ब करेंगे हमारे पौधे या ऐसी चीज़ें जो भी हमारे एटमॉस्फेयर में लाइव हैं, तो वो अब्ज़ॉर्ब करेंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहूँ कि कुछ पौधों, घास वगैरह ने उसको अब्ज़ॉर्ब कर लिया है। अब ज़ाहिर सी बात है कोई भी जानवर है उस पौधे को, उस घास को खाएगा, तो ज़ाहिर सी बात है वो वाली जो कार्बन की मिकदार है उसकी बॉडी में भी अब्ज़ॉर्ब हो जाएगी। अब जब उसकी डेथ हो जाएगी, यानी जिस जानवर ने वो वाला घास या पौधे वगैरह जो भी पत्ते हैं वो खाए हैं जिसमें कार्बन 14 की कुछ मिकदार थी, अब जब उसकी डेथ होगी तो वो वाली कार्बन की जो मिकदार है वो कम होना शुरू हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, इसी बात से वो अंदाज़ा लगाते हैं कि जब वो लाइव था तो तब उसकी कार्बन की मिकदार क्या थी। ये कुछ नॉन वैल्यूज़ होती हैं जिनको लैब में रख के उसके साथ उसका एनालाइज करके फिर
रिज़ल्ट्स निकाले जाते हैं कि किसी जो लाइव थिंग्स होती हैं उसमें कार्बन की क्या मिकदार होती है, या जब वो डेड बॉडी हो जाती है तो उसके अंदर हम देखते हैं कि जो कार्बन C14 है उसकी हाफ़ लाइफ कितनी है। उस हिसाब से हम देख लेते हैं कि कितनी देर हो गई इस बॉडी को डेड हुए। तो स्टूडेंट्स, ये था एक शॉर्ट सा व्यू जो हमने आज स्किप किया था। इस लेक्चर के अंदर जो हम डिस्कस करना चाह रहे हैं वो बेसिकली क्या है, फिशन रिएक्शन और फ्यूजन रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिज़िक्स है, हमारा मेन सोर्स यही है, हमारा मेन मकसद यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी हासिल कर सकें। क्योंकि हमारे पास जो सूरज है उससे काफ़ी ज़्यादा एनर्जी हमें मिल रही है, लेकिन वो हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि सूरज को तो हम नहीं यूज़ कर सकते कि हमारा आके न्यूक्लियर पावर प्लांट चलाए या हमें आके कुछ ऐसी एनर्जी सोर्स दे के जो हम घरों में भी इस्तेमाल कर सकें। तो स्टूडेंट्स, जो साइंटिस्ट का आज के दौर में रिसर्च वर्क चल रहा है वो यही है कि हम अगर जितनी इनपुट एनर्जी दें उससे ज़्यादा हमें आउटपुट एनर्जी मिले। ये आजकल का जो न्यूक्लियर फिज़िक्स के अंदर जो रीसेंट ट्रेंड है यही चल रहा है कि हम यही कोई भी सिस्टम उसी वक्त अच्छा होता है कि जब हम उसको कम इनपुट दें, ज़्यादा आउटपुट दें। यही वजह है कि स्टूडेंट्स कोई ऐसा एनर्जी सोर्स या कुछ ऐसे रिएक्शंस करवाने की कोशिश हो रही है कि जिससे हमें जो इनपुट एनर्जी है वो कम मिले, या जितनी हम इनपुट एनर्जी देते हैं उससे कहीं ज़्यादा गुना हमें आउटपुट एनर्जी मिले। तो इसीलिए हमारा जो एनर्जी क्राइसिस है वो कम हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, फिज़िक्स के अंदर जो एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिज़िक्स है इसकी ब्रांच, इसमें फिशन रिएक्शन और फ्यूजन रिएक्शन है। क्योंकि हमारे सन के अंदर भी ऑटोमेटिकली हर वक्त फ्यूजन रिएक्शन होता रहता है। अब अगर हम फिशन रिएक्शन की बात करेंगे तो स्टूडेंट, इसके अंदर एक बड़े न्यूक्लियाई को ब्रेकअप करके तोड़ के कुछ छोटे न्यूक्लियस में चेंज किया जाता है। जब वो टूटता है, जो न्यूक्लियाई होता है, जब वो ब्रेक होता है तो काफ़ी ज़्यादा हमें एनर्जी मिलती है। तो नंबर 1 तो ये हो गया मेथड एनर्जी प्रोड्यूस करने का। दूसरा होता है स्टूडेंट्स कि जब हम न्यूक्लियाई को, दो छोटे न्यूक्लियाई को, पहले में क्या किया फिशन रिएक्शन में, बड़े न्यूक्लियाई को तोड़ के दो छोटे छोटे या उससे ज़्यादा न्यूक्लियस में तब्दील कर दिया, इससे भी हमें एनर्जी मिलती है। अगर हम दो या दो से ज़्यादा न्यूक्लियस को जोड़ के एक बड़े वाला न्यूक्लियस बना देंगे तो उससे भी हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। पहली तो बात है कि जब हम उसको एक दूसरे के करीब लेके आएंगे तो बहुत ज़्यादा एनर्जी हमें देना पड़ेगी। जब एक दफ़ा हम उसको करीब ले आएंगे तो तब हमें बहुत ज़्यादा ब्लास्ट के ज़रिए बहुत बड़ी एनर्जी मिलेगी। तो अब स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करने जा रहे हैं फिशन रिएक्शन। न्यूक्लियर फिशन टेक्स प्लेस व्हेन अ हैवी न्यूक्लियस सच एज U2 यानी यूरेनियम 235 splits or fission into two smaller nuclei by absorbing a slow moving लो एनर्जी न्यूट्रॉन। यानी जब हम उसको न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करते हैं यूरेनियम एटम के ऊपर, यूरेनियम न्यूक्लियस के ऊपर, तो वो छोटे छोटे न्यूक्लियस में स्प्लिट हो जाता है। यही है कि ये वाला कहलाता है फिशन रिएक्शन। इससे हमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी मिलती है। तो स्टूडेंट्स, ये वाला जो लिखा हुआ है कि जब हम न्यूट्रॉन एक प्रोड्यूस यानी न्यूट्रॉन्स के ऊपर फॉल करवाते हैं यूरेनियम 23592 के ऊपर, तो वो अनस्टेबल हो जाता है। जब वो अनस्टेबल होता है तो डिके होता है। जब डिके होता है तो हमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी मिलती है। ये फिनोमेना स्टूडेंट्स लिखा गया है इसके अंदर, जो आप इजीली देख सकते हैं। 1939 में बाय ऑटोहन एंड फ्रिट्ज ने ये वाला इसके अंदर एक्सपेरिमेंट किया था या ऑब्जर्वेशन की थी। तो स्टूडेंट्स, ये वाली जो इक्वेशन आपको नज़र आ रही है, सेकेंडली न्यूट्रॉन देते हैं हम यूरेनियम को तो वो बेरियम में तब्दील हो जाता है और क्रिप्टॉन में, यानी एक बड़ा न्यूक्लियस यूरेनियम का टूट के बेरियम और क्रिप्टॉन में तब्दील हो गया। इसके नतीजे में हमें तीन न्यूट्रॉन और मिले। तो स्टूडेंट्स, ये वाला जो फिशन रिएक्शन और फ्यूजन रिएक्शन है ये ऐसे नहीं है कि हम ओपन एयर में करवा दें, ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स में होते हैं। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस यूज़ की जाती हैं, उनको फॉलो किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये देखें, जब ये प्रोसेस हो रहा होगा तो हमें इनिशियली तो एक न्यूट्रॉन से उसको स्प्लिट करने में मदद मिली, तो नेक्स्ट इसमें जनरेट हो गए हैं 3 न्यूट्रॉन्स। अब स्टूडेंट्स देखें, इन 3 न्यूट्रॉन से
मज़ीद फिर ज़्यादा जो न्यूक्लियाई होंगे वो मज़ीद टूटेंगे और हमें मज़ीद एनर्जी मिलेगी। इसी तरह ये प्रोसेस एक चेन बना लेगा और हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। तो मेजरमेंट ऑफ शोड बाय अबाउट 200 मेगा इलेक्ट्रॉन ऑफ एनर्जी इज़ रिलीज्ड इन ईच फिशन इवेंट। यानी ये वाला जो आपको नज़र आ रहा है ये नंबर 1 यानी एक फिशन इवेंट है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में ऐसे बहुत सारे इवेंट्स हो रहे होते हैं एट अ टाइम। दिस इज़ अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलेटिव टू द अमाउंट ऑफ रिलीज इन केमिकल प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी बर्न 1 ton of coal, then about 3.6 10 raised to power 10 joule of energy is released, but during the fission of 1 kg uranium 235 about 6.7 10 raised to power 11 joule energy is released। स्टूडेंट्स, अगर हम केमिकल एनर्जी की बात करें तो उसमें 1 टन कोल को जलाएंगे तो सिर्फ हमें 3.6 10 रेज़ टू पावर 10 जूल एनर्जी मिलेगी। लेकिन अगर हम न्यूक्लियर रिएक्शन की बात करें तो उसके अंदर हम जब हम यूरेनियम यानी 1 किलोग्राम यूरेनियम से हम 6.7 10 रेज़ टू पावर 11 जूल यानी हम उसमें 1 टन से यानी केमिकल रिएक्शन करवाएंगे तो 1 टन से हमें कुछ कम ही एनर्जी मिलेगी। लेकिन जब हम न्यूक्लियर रिएक्शन की बात करेंगे, फिशन रिएक्शन की बात करेंगे तो जस्ट 1 किलोग्राम यूरेनियम से हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी मिल जाएगी। तो स्टूडेंट, ये वाला जो प्रोसेस होता है ये बेसिकली जारी रहता है। किस वजह से? जैसे जैसे ही हमें इस प्रोसेस के अंदर न्यूट्रॉन्स मिलते हैं वो न्यूट्रॉन मज़ीद उस प्रोसेस को जारी रखते हैं। तो ये वाला स्टूडेंट्स आपको नज़र आ रहा है कि जब एक दफ़ा न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हो गए, उन्होंने मज़ीद एक रिएक्शन करवाया, फिर उसमें से 3 फिर न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हो गए। ये वाला मज़ीद एक चेन चलता जाएगा जिससे हमें मज़ीद एनर्जी मिलती जाएगी। अगर हम स्टूडेंट्स बात करें न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन की, ये न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन जो है ये दोनों लॉन्ग क्वेश्चन एज ए लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इन दोनों पे अलग अलग नोट लिखना आ सकता है। व्हेन टू लाइट न्यूक्लियर कंबाइन टू अ फॉर्म अ हैवियर न्यूक्लियस द प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। यानी एक बड़ा न्यूक्लियस हम बना दें दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई को जोड़ के, तो उसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन। द मास ऑफ द फाइनल न्यूक्लियस इज ऑलवेज लेस दैन द मास ऑफ द ओरिजिनल न्यूक्लियस। यानी जो फॉर एग्जांपल हमने 5 किलोग्राम और 5 किलोग्राम को मिला के जब एक 10 किलोग्राम का न्यूक्लियस बनाना है तो इसमें कहने का ये मतलब है कि वो 8 किलोग्राम का होगा या 7 किलोग्राम का। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि आपको ऐसे आसानी से समझ आ जाएगी। स्टूडेंट्स, उसमें जो रिलीज़ हो गया या ज़ाया हो गया वो कहाँ गया? 2 किलोग्राम या 3 किलोग्राम। वो स्टूडेंट्स मैस एनर्जी रिलेशन से हमारी जो वो वाला मैस कन्वर्ट हो गया एनर्जी में। तो इसी वजह से हमें जो बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है इन रिएक्शंस की वजह से। तो क्योंकि जब दो न्यूक्लियस को करीब लेके आएंगे तो ब्लास्ट होगा, कुछ एनर्जी की फॉर्म में हमें जो उसका मैस है वो ज़ाया हो जाएगा। स्ट्रेस के अंदर जो हीलियम न्यूक्लियाई को मिला के कुछ हमारे पास एनर्जी हासिल की गई है जिसमें हम ड्यूट्रियम और ट्रिटियम को मिला के फ्यूजन रिएक्शन करवाया गया है और हमें हीलियम पार्टिकल एग्जिट होता हुआ नज़र आ रहा है, साथ में न्यूट्रॉन भी नज़र आ रहा है। तो इसके ज़रिए हमें जो एरो के ज़रिए दिखाया गया है एनर्जी, बहुत ज़्यादा एनर्जी इसमें रिलीज़ हो रही है। तो स्टूडेंट्स, इसमें कुछ पिक्टोरियल वे है जो आप देख सकते हैं। The mass of final nucleus is always less than the masses of the original nucleus. According to mass energy relation, this loss of mass converts into energy if an atom of the deuterium is fused when it atom of tritium। यानी ड्यूट्रियम और ट्रिटियम को आपस में डिफ्यूज़ करेंगे यानी मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? हीलियम न्यूक्लियाई मिलेगा और अल्फ़ा पार्टिकल साथ में मिलेंगे। स्टूडेंट्स, हीलियम न्यूक्लियाई या इसको हम अल्फ़ा पार्टिकल कहते हैं, इज़ फॉर्म्ड बाय गिवन। अब जो हमें ड्यूट्रियम और ट्रिटियम यानी H12 और H13 के न्यूक्लियाई को मिलाने से हमें हीलियम पार्टिकल मिला, तो इसके साथ बहुत सारी एनर्जी और न्यूट्रॉन्स भी मिले। एनर्जी कमिंग फ्रॉम द सन एंड स्टार्स इज सपोज टू बी अ रिजल्ट ऑफ फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियाई इनटू अ हीलियम न्यूक्लियस विद रिलीज ऑफ एनर्जी। स्टूडेंट, हाइड्रोजन हीलियम में तब्दील हो रहा होता है कहाँ? फ्यूजन रिएक्शन में, जैसे सन में हो रहा है। द टेम्परेचर एट द सेंटर ऑफ द सन इज नियरली 20 मिलियन केल्विन विच मेक्स द फ्यूजन फेवरेबल। अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन 4 हाइड्रोजन न्यूक्लियाई फ्यूज टुगेदर
to form a helium nucleus along with 25.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी। अब स्टूडेंट्स के अंदर कुछ हैज़र्ड्स ऑफ रेडिएशन एंड सेफ्टी मेजर्स हैं, यानी जब हम डील कर रहे होते हैं एट इन न्यूक्लियर लैब में, तो वहाँ कुछ ख़तरात होते हैं, कुछ हमें डैमेजेस होने के हमारी बॉडी को डैमेज होने के ख़तरे होते हैं जब हम न्यूक्लियर लैब के अंदर काम कर रहे होते हैं। तो वहाँ स्टूडेंट्स के कुछ खतर जो हैज़र्ड्स हैं, यानी उसके ख़तरात क्या हैं, उनकी कुछ डिटेल यहाँ पे लिखी गई है और उनके ख़तरात से हम किस तरह से बच सकते हैं, यानी कौन सी सेफ्टी प्रिकॉशंस को यूज़ करते हुए हम उनसे बच सकते हैं। रेडिएशन बर्न्स मेनली ड्यू टू अ बीटा एंड गैमा रेडिएशंस, यानी विच मे कॉज रेडनेस एंड सोर्स ऑन द स्किन। स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारी स्किन बहुत ही नरम होती है, तो अगर हम न्यूक्लियर लैब में काम कर रहे हैं विदाउट एप्रन या सेफ्टी जो भी लिबास है हम ना पहनेंगे, तो हमारी जो स्किन है उसके ऊपर बहुत बुरे असरात होंगे। तो इसकी वजह से हमें कुछ प्रिकॉशंस करना पड़ेंगी, या ग्लव्स वगैरह या कोई भी ऐसा एप्रन पहनना पड़ेगा जिसमें लेड शामिल होगा, ताकि हमारे उसको बॉडी तक वो ना पहुंच सके। जेनेटिक म्यूटेशंस इन बोथ ह्यूमन एंड प्लांट्स, सम चिल्ड्रन आर बॉर्न विद सीरियस डिफॉर्मिटीज़। स्टूडेंट्स के अंदर बहुत सारी प्रिकॉशंस हैं जो आप खुद से देख सकते हैं, जो इसके कुछ नुकसानात हैं वो भी नज़र आ रहे हैं। अब इसके लिए कुछ रेडियो एक्टिविटी के सोर्सेज से बचने के लिए हम कुछ प्रिकॉशंस भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें लिखा हुआ है सोर्सेज शुड ओनली बी हैंडल्ड विद टोंग्स एंड फोर्सेप्स। The user should use rubber gloves and hands should be washed carefully after the experiment। स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और कुछ की पॉइंट्स लिखे गए हैं जो जनरल भी हैं, जो आप अच्छे से याद कर सकते हैं, जो कोई मुश्किल नहीं है। कि जैसे हमें एक कॉमन सेंस की बात है कि किसी भी, ये तो है ना कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, वैसे भी हम किसी भी चीज़ की या कोई भी एक्सपेरिमेंट किसी लैब में करें तो तब भी हमें विदाउट इंस्ट्रक्टर उसको नहीं छेड़ना चाहिए, या हम उसकी इंस्ट्रक्टर की इजाज़त के बगैर कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए स्टूडेंट्स एक सिंपल सी बात है कि जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं या कहीं भी जाके आप एक्सरेज करवाते हैं, या किसी भी कैंसर के मरीज़ को रेडिएशंस लग रही होती हैं या उसकी ट्रीटमेंट हो रही होती है, तो तब आप वहाँ जाने से गुरेज करें, या कोई पेशेंट है तो उसको ही लेके जाया जाए, क्योंकि वहाँ जो लोग होते हैं उनके पास प्रिकॉशंस होती हैं, उनके पास वो वाली चीज़ें होती हैं जिनसे वो सेफ़ रह सकते हैं। अगर हम ऐसे ही चले जाएंगे तो हमें वहाँ कुछ नुकसानात होंगे। वो कौन कौन से नुकसानात होंगे ये भी लिखे गए हैं, और वहाँ से हम बच कैसे सकते हैं ये भी इसमें लिखा गया है, जो आप देख सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।